बच्चे हमारा आने वाला भविष्य। अगर उन्हीं का भविष्य अंधकार में हो तो इससे बुरा क्या हो सकता है। किसी भी बच्चे से उसका बचपन छीनकर उसे बाल मजदूरी की तरफ धकेलना कानूनन अपराध है। दोस्तों, ये सारी बातें इसलिए क्योंकि आज मैं जिस किताब की चर्चा करने जा रही हूँ उसमें बाल मजदूरी का वर्णन है और उस किताब का नाम है जादू का कालीन। जादू का कालीन एक नाटक है और इसकी लेखिका है मृदुला गर्ग जी। जी हाँ दोस्तों, हम मृदुला गर्ग द्वारा रचित जादू का कालीन नाटक की चर्चा करेंगे और इसका प्रकाशन 1993 में हुआ था। चलिए दोस्तों, जादू का कालीन नाटक की लेखिका मृदुला जी के बारे में जान लेते हैं। मृदुला गर्ग जी हिंदी की जानी मानी लेखिकाओं में से एक हैं। उन्होंने उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध सभी विधाओं में अपनी लेखनी चलाई है। इनके जो उपन्यास बसु का कुटुंब, मिलजुल मन, कट गुलाब, चित कोबरा, ये सब काफ़ी चर्चित रहे हैं। इनकी जो रचना कट गुलाब के लिए इन्हें व्यास सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। साथ ही इनका जो उपन्यास मिलजुल मन, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। मृदुला जी पर्यावरण से संबंधित लेख, कहानियां भी लिख चुकी हैं। इस नाटक में 2 अंक हैं। प्रथम अंक में 2 दृश्य हैं, द्वितीय अंक में 2 दृश्य हैं। प्रथम अंक का प्रथम दृश्य का जो प्रारंभ है दादी और उसकी पोती संतो के बीच के वार्तालाप से है। दादी चक्की चलाते हुए अपनी पोती संतो को कहानियां सुना रही है। उसकी कहानी में चंपा द्वीप की राजकुमारी है जो हंसती है तो फूल झरते हैं, रोती है तो मोती गिरते हैं। तभी संतो सवाल करती है दादी से, हमारे पास एक भी मोती नहीं, और माई कहती है कि सूखा पड़ा हुआ है और इस बार कोई धान होगा ही नहीं। पोती की इस प्रश्न से दादी आहत हो जाती है, साथ ही लंबी आहें भर के कहती है कि इतनी लंबी उम्र में मैंने आज तक ऐसा सूखा देखा ही नहीं। तभी संतों की माँ यानी माई सिर पर गट्टर लाती है और उसे फेंकते हुए अपनी बेटी संतों के पीठ पर एक धौल जमाती है। दादी इससे नाराज हो जाती है और वो माई कहती है दादी से कि आज के बाद ये घर पे बैठकर कहानियां नहीं सुनेगी बल्कि जंगल जाकर लकड़ियां बीनकर लाएगी और मैं सड़क कूटने जाऊंगी। तभी माई का पति यानी संतों का बाप रमई आता है और इस बार सड़क ना बनने की खबर उसे देता है। संतो भूख से बिलख रही है, उसकी माई उसे घुड़की देकर चुप कराती है। माई रमई से आसपास कहीं तो सड़क बन रही होगी। मुखिया जी कहते थे कि देश प्रगति पे है। माई संतों को जलावन लेकर आने का कार्य सौंपती है। दादी भी संतों के साथ जाकर जलावन लेकर आना चाहती है। किस प्रकार वो जवानी में जलावन लाया करती थी उसका भी वर्णन करती है। माई दादी को अवगत कराती है कि आज वनों के करीब रहने के बावजूद भी हम वनों के भीतर नहीं जा सकते। ठेकेदारों ने सबके सब जंगल काट लिए हैं और अगर किसी ने हमें वहाँ पर देख लिया तो जुर्माने के साथ पिटाई अलग होगी। बड़े बड़े शहरों में इन्हीं जंगल की लकड़ियों से बड़े बड़े मकान, कारखाने बन रहे हैं। तभी दादी हमें जंगल जाने में मनाही क्यों है प्रश्न करती है। तो माई कहती है कि जंगल बचाने के लिए हम जंगल नहीं जा सकते। आगे नाटक में हम देखते हैं कि माई और रमई को कहीं पर लकड़ियां नहीं मिलती और दादी से चिपक कर संतो भूख के मारे भिलक रही होती है। तभी केशव का बाप भागकर आता है और कारखाने वालों की आने की खबर देता है। केशव जो संतो के ही हम उम्र का है, वो कारखाने वालों के घर घर मूड़ी बांटने की बात भी करता है। रमई कारखाने वालों को समाज सेवक समझ लेता है। असल में कारखाने वाले अपने खैरपुर में रहने वाले कारखाने के लिए बाल मजदूरों को लेने आए होते हैं, लेकिन उनमें से दलाल 2 सभी से कहता है कि वो गांव के सभी बच्चों को मुफ्त में कारखाने में काम सिखाएंगे, साथ ही मुफ्त में खाना, वजीफा और कपड़े देने की बात भी करता है। रमई और केशव ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं, तुरंत अपने बच्चों को लेकर जाने की भी बात करते हैं। लेकिन
स्त्रियां, केशव की माँ हो या फिर माई हो या फिर दादी हो, इस बात से खुश नहीं है। वो अपने बच्चों को कारखाने बेचने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन पुरुषों के आगे उनकी एक भी नहीं चलती। पहले अंक का दूसरा दृश्य कालीन कारखाने का है। बच्चे लूम के दागों के बीच से धागा निकालकर उनमें गांठ बांधकर चाकू से काटते हैं। सुपरवाइजर बच्चों की निगरानी करते हैं। बच्चों को बार बार वे धमकाते हैं कि अपनी जगह से न हिले। साथ ही संतों की उंगली धागा काटते वक्त कट जाती है। बच्चों में से संतो, कम्मो, लाखन, लक्की, बरको आदि हैं। सुपरवाइजरों के पास मालिक आकर उन्हें दिल्ली से बाल मजदूरों की जानकारी लेने के लिए आने वाला प्रतिनिधि मंडल की जानकारी भी देता है। बच्चों को छुपाने का कार्य होने लगता है। सुपरवाइजर बच्चों को छुपाने की कोशिश करते हैं। बच्चे पुलिस के आने की खबर सुनकर डर जाते हैं और रोने और चिल्लाहट करने लग जाते हैं। समाज सेवक और पत्रकार बच्चों की आवाज़ सुनकर उन तक पहुंच जाते हैं। दूसरे अंक का प्रथम दृश्य गांव का है। गांव की चौपाल सभा में कलेक्टर, समाज सेविक और पत्रकार बैठे हुए हैं। उन्हें फूल मालाओं से सम्मानित किया गया है। समाज सेविका अपने भाषण में गांव के खोए हुए बच्चे पत्रकार के माध्यम से अपने माता पिता के पास वापस आने की बात कहती है। साथ ही वो पत्रकारों को और वकीलों को शाबाशी भी देती है। कलेक्टर अपने वक्तव्यों में गांव के बालकों को दुधारू गाय देने की बात करता है। साथ ही बालिकाओं को सिलाई मशीन देने की बात करता है। बालिकाओं के साथ इस तरह का भेदभाव से समाज सेविका नाराज हो जाती है और अंत में बालिकाओं को भी दुधारू गाय दी जाती है। गांव के काफ़ी लोग अपनी मन की इच्छाओं को कलेक्टर और समाज सेविका के सामने रखते हैं। केशव पढ़ने की बात समाज सेविका के सामने रखता है और शहर में जाकर नौकरी करने की इच्छा उसकी है। साथ ही दादी जंगल और पानी की मांग करती है। नारी मुक्ति और स्त्री मुक्ति के नारे के साथ ही प्रथम दृश्य अंत होता है। दूसरे अंक के दूसरे दृश्य का समय 6 महीने बाद का है। बच्चे मंच पर सुस्त निढाल दिखाई देते हैं। वास्तव में वे बारिश का इंतजार कर रहे होते हैं और वे खेल खेल में कहानियां बुनने लगते हैं। उनकी कहानियों में दादी का चंपाद्वीप, राजकुमारी तो है ही, साथ में भूख, सिंगाड़ा, गांव में बारिश होने का, उस बारिश से घास उगने का और उस घास को गाय के खाने का चित्रण है। सभी पुरुष अपने को मिली हुई गाय को लेकर कलेक्टर के पास जाते हैं और कलेक्टर से विनती करते हैं कि उन गायों को वापस ले लें। लेकिन कलेक्टर उन गायों की दशा देखकर उन्हें भला बुरा कहकर भगा देता है। रमई निराश होकर खाली हाथ अपने घर लौटता है। केशव का बाप बच्चियों की ब्याह कराने के लिए लड़के के बाप को लेकर आया हुआ है। रमई इसे देखकर अपनी बेटी संतो को लड़के के बाप के सामने लाकर विनती करता है कि बाबू मेरी बेटी को ले लो, 100 नहीं तो 90 दे देना। तभी सुपरवाइजर आगे से आता हुआ देखकर बच्चियां घबरा जाती हैं और रमई के पीछे दुबक जाती हैं। सुपरवाइजर आकर लड़के के बाप को 18 साल से कम उम्र की बच्चियों का विवाह करना अपराध है कहता है। तभी लड़के के बाप वहां से भाग जाने की कोशिश करता है, लेकिन रमई उसे रोक लेता है। केशव शहर पढ़ने गया था, वो भी वापस आकर अपनी आपबीती सुनाता है। दादी, लाकन, केशव सभी बच्चियों का विवाह होने से रोकने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन रमई मानता नहीं और अपनी परिस्थिति के आगे या अपनी गरीबी की वजह से अपनी बच्ची को बेच देता है। और संतों के साथ एक और लड़की का विवाह भी तय हो जाता है। औरतें बच्चियों के सर पर दुपट्टा डालकर उन्हें गीत गाकर विदा करती हैं। बच्चियां आपस में फुसफुसाते हुए खेल में मग्न हो जाती हैं और यहीं पर नाटक समाप्त होता हुआ दिखाई देता है।
मृदुला जी ने इस नाटक में कालीन उद्योग में कार्यरत बाल मजदूरों का चित्रण किया है, साथ ही उन बाल मजदूरों की समस्या को हमारे सामने रखा है। किस प्रकार बच्चों को बिकाऊ माल के रूप में माँ बाप बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। वनवासी लोग जिनको वनों में कार्य करना और वनों में रहना पसंद है और उनसे उनका अधिकार छीनने वाली भ्रष्ट व्यवस्था का भी पर्दाफाश किया है। साथ ही गरीब लोगों की मदद ना करने वाली सरकार है और बच्चों को पढ़ने का मौका ना मिलना, यानी उनसे उनका मूल अधिकार को छीनने का अपराध किस प्रकार लोग कर रहे हैं, इन सब बातों को इस नाटक में समेटने का प्रयास मृदुला जी ने किया है। दोस्तों, इस नाटक की कथा को मैंने डिटेल में बताई है क्योंकि मंगलूरु विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में इस नाटक को रखा है। इसकी कहानी अगर वो इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे तो उन्हें काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, इसलिए मैंने डिटेल में जाने का प्रयास किया है। लेकिन आप इस किताब को ज़रूर एक बार यानी मूल नाटक को पढ़िए, आपको अच्छा लगेगा। जिन्हें नाटक विधा पसंद नहीं है, एक बार वो इस नाटक को पढ़ने का प्रयास कर सकते हैं, बाद में उनका माइंड चेंज हो सकता है, वे नाटक विधा को पढ़ने ज़रूर लगेंगे। सो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ, अगली किताब के साथ मैं ज़रूर जल्दी मौजूद हो जाऊंगी। आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।